तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। इस बैच की आज ये पहली क्लास है और इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में कि कैसे यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, कैसे इन्वेस्टिंग करते हैं, क्या तौर तरीके होने चाहिए प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग के लिए, प्रॉफिटेबल इन्वेस्टिंग के लिए। जो भी नॉलेज मेरे पास है, जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं वो सब कुछ आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा। आप लोग भी फुल अटेंटिव हो करके जितना मुझसे रिसीव कर सकते हैं उतना रिसीव करने की कोशिश करिएगा। आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं और आज ये पहली क्लास है हम लोगों की। तो आज कुछ ज्यादा हम लोग नहीं जानेंगे शेयर मार्केट के बारे में। आज एक तरीके का इंट्रोडक्शन क्लास होगा, लेकिन फिर भी ये बहुत ही जरूरी क्लास होने वाला है। तो इंट्रोडक्शन का मतलब ये नहीं है कि इसे हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, ये भी बहुत जरूरी है कि आगे का तौर तरीका क्या रहने वाला है। तो मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है, ठीक है। आप लोग उसको देखिए, मैं बीच बीच में मेरी आवाज आती रहेगी और यदि कुछ डाउट वगैरह होगा आप लोगों को पूछना तो प्रेजेंटेशन एंड होगा, उसके बाद हम लोग उस डाउट को डिस्कस कर लेंगे। तो काइंडली आप सभी इंश्योर कर लीजिए कि अभी आपको स्क्रीन पे मेरा डेस्कटॉप दिखना चाहिए, जिस पर वॉलपेपर पे एक मैसेज लिखा हुआ है कि जिसने किया स्टॉप लॉस का सम्मान वो बना ट्रेडर महान। अगर ऐसा नहीं दिख रहा है दैट मीन्स अभी आप रॉन्ग स्क्रीन को देख रहे हैं। और चलिए अब मैं आ चुका हूं अपने प्रेजेंटेशन पे। स्क्रीन पे प्रेजेंटेशन दिखना चाहिए, आई होप कि दिख भी रहा होगा आप लोगों को। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है भाई, पहला क्लास है। 2-3 बार स्वागत तो खैर हम लोग अभी तक कर चुके हैं, जरूरी है स्वागत करना। आपका जो लर्निंग ग्रुप बनाया गया है आप देखेंगे कि उसका नाम है अर्थबीज PLB 160425। अर्थबीज तो खैर चलिए आपके इंस्टीट्यूट का नाम हो गया जहां से आप शेयर मार्केट की एजुकेशन लेने वाले हैं। PLB एक एब्रेविएशन है, शॉर्ट फॉर्म है, जिसका फुल फॉर्म है पैशनेट लर्नर बैच, ठीक है। हम सभी लोग उम्र के ऐसे पड़ाव पे हैं जहाँ पे जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है और तमाम जिम्मेदारियों के बावजूद भी यदि हम लोग समय निकाल रहे हैं कुछ नई चीजों को सीखने के लिए, तो ये जज्बा, ये काम एक पैशनेट लर्नर का ही होता है। तो मेरी नजरों में आप सभी पैशनेट लर्नर हैं, तो इसलिए उनका एक बैच तैयार किया गया है, पैशनेट लर्नर्स बैच, जो कि आज से शुरू हुआ है। 16/4/25 आज की तारीख यहाँ पे दी गई है। तो चलिए इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। शुरुआत में अपने इंट्रोडक्शन के साथ करता हूं, हालांकि आप में से बहुत लोग मुझे जानते होंगे और यदि आपने कोर्स अनाउंसमेंट का वीडियो यूट्यूब पे देखा होगा तो वहां से भी मेरे बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। तो आज का इंट्रोडक्शन ब्रीफ है, जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे मैं अपना अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करता जाऊंगा। हो सकता है कि मेरा अनुभव, मेरा जो शेयर मार्केट का जर्नी रहा है वो आप लोगों के लिए भी काफी हेल्पफुल हो, कुछ गाइडेंस आपको दे सके कि आपको कैसे शेयर मार्केट में सरवाइव करने का आपका क्या तौर तरीका होना चाहिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा पूरा नाम रवि रंजन जायसवाल हुआ, उम्र 35 प्लस है, एजुकेशन मैंने बीटेक किया हुआ है। मैं रहने वाला हूं वैसे पूर्वी चंपारण जिले का मोतिहारी शहर से हूं, बिहार राज्य में, और फिलहाल पटना में हूं मैं, ठीक है। प्रोफेशनल डिटेल की बात की जाए तो लगभग 10 साल तक मैं सरकारी सेवा में रहा था। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा एक स्कीम चलाया जाता है जिसका नाम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। वहां पे मैं ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक के पद पे कार्यरत था, ठीक है। ये जो पोस्ट है ये वीडियो के जस्ट नीचे होता है, यानी कि मेरे रिपोर्टिंग ऑफिसर ब्लॉक लेवल पे वीडियो सर ही थे। वीडियो सर के बाद मैं था अपने डिपार्टमेंट का इंचार्ज ऑफिसर। तो काफी रेपुटेड पोस्ट पे था, रेपुटेड स्कीम में था, रेपुटेड जॉब में था, बट मुझे वहां पे सेटिस्फेक्शन फील नहीं हो रहा था। मैं हमेशा ही जब से जॉब लगा था उसके कुछ दिन बाद से ही मैं इस प्रयास में था कि मैं कुछ और बेहतर कर सकूं, और इसी क्रम में शेयर मार्केट से मेरा सामना हुआ और इसको सीखते सीखते, इसमें इन्वॉल्व होते होते मुझे ऐसा लगा, जब एक ऐसा मुकाम आया कि हाँ मैं इस जॉब को क्विट करके इस फील्ड में आ सकता हूं, तो मैंने क्विट कर दिया। लगभग 1.5 साल से ऊपर हो चुका है जॉब को क्विट किए हुए, ठीक है। और लगभग 6 साल से ज्यादा का मुझे एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट में। सन 2018 के सेकेंड हाफ में मैंने शेयर मार्केट को सीखना स्टार्ट किया था। उसकी भी अलग कहानी है, वो सब धीरे धीरे हम लोग आगे जानेंगे।
तो कहने का मतलब है कि लगभग 10 साल तक मैं सरकारी सेवा में था और वहां से त्याग पत्र दे करके मैं शेयर मार्केट में पिछले 1.5 साल से एक्टिवली हूँ। सुपर एक्टिव कह सकते हैं, एक्टिव तो मैं जॉब के टाइम में भी था। पिछले 3 साल से मैं सुपर एक्टिव हूँ और पिछले 1.5 साल से समझिए कि जॉब छोड़ के फुल टाइम, वर्तमान में अगर देखा जाए तो फुल टाइम मैं शेयर मार्केट में ही लर्नर हूँ, ट्रेडर हूँ, इन्वेस्टर हूँ। ठीक है। साथ ही साथ लोगों को मैं यहाँ पे सिखाने का भी काम करता हूँ। आप लोगों का ये जो बैच है ये चौथा बैच है। इसके पहले 3 बैच मेरे हो चुके हैं। 3 बैच में बात कर रहा हूँ होल कोर्स की। मेरे द्वारा 2 कोर्स रन किए जाते हैं। एक कोर्स जिसमें बेसिक से लेके एडवांस तक सिखाया जाता है, 5 से 6 महीने का ड्यूरेशन होता है। तो वो 3 बैच हो चुके हैं। और दूसरा एक फोकस ट्रेडिंग बैच है, उसका सेकेंड बैच अभी रनिंग मोड में है। एक बैच वो भी कंप्लीट हो चुका है। तो उसमें हम लोग 2 महीने का ड्यूरेशन होता है। उसमें बेसिकली हम लोग ट्रेडिंग पे फोकस करते हैं। जिनके पास शेयर मार्केट का ऑलरेडी कुछ नॉलेज है, ट्रेडिंग में वो कहीं फंस रहे हैं, उन्हें कहीं पे गाइडेंस की आवश्यकता है, तो 2 महीने के बैच में वहां पे हम लोग ट्रेडिंग सीखते हैं। ठीक है। तो 4 बैच टोटल मेरे निकल चुके हैं। होल कोर्स की बात की जाए तो आप लोगों का ये बैच चौथा बैच है। और 3 बैच में लगभग 50 से ज्यादा लोगों को मैं ट्रेन कर भी चुका हूँ। और ईश्वर की कृपा कि जो लोग जहां भी हैं अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। ओवरऑल सभी लोग प्रॉफिटेबल है, अच्छा काम कर रहे हैं सभी लोग। और समय ने किसी दिन अनुमति दी और जो लोग मुझसे ट्रेन हुए हैं वो लोग भी अगर एग्री किए तो मैं आप लोगों के बैच में उनका इंटरव्यू, पॉडकास्ट वगैरह भी लेकर के आता रहूंगा। उनकी भी जो शेयर मार्केट की जर्नी है बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग है कि कैसे ऐसे ऐसे लोग जो कोर्स करने के पहले जिनके पास डीमैट अकाउंट नहीं था, जिनका आधार और पैन आपस में लिंक नहीं था, जब आप शेयर मार्केट की दुनिया में कदम रखेंगे तो पहले आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है। ठीक है। जैसे हर किसी के पास एक बैंक अकाउंट होता है पैसा ट्रांसफर करने के लिए, रखने के लिए, तो वैसे ही शेयर रखने के लिए, शेयर खरीदने के लिए, बेचने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए डीमैट अकाउंट की आवश्यकता होती है। और डीमैट अकाउंट को ओपन करने के लिए जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि वो है कि आपका आधार और पैन लिंक होने चाहिए। तो अ, अपने कोर्स के दरमियान मैं ऐसे ऐसे पार्टिसिपेंट से भी रूबरू हुआ हूँ जो कोर्स के पहले अपना आधार और पैन तक लिंक नहीं किए थे। ठीक है। मेरे गाइडेंस में वो लोग आधार पैन लिंक किए, डीमैट अकाउंट खोले और अभी के डेट में वो एक बेहतरीन ट्रेडर है। ठीक है। अभी अगर आप उनसे बात करेंगे तो लगेगा कि जैसे इनके पास 5-6 साल का एक्सपीरियंस है, 5-6 साल का नॉलेज है। इस तरीके से वो लोग बातचीत करते हैं। तो इसका श्रेय उन्हीं को जाता है कि मैंने तो बस रास्ता दिखाया, लेकिन उन्होंने मेहनत भी जबरदस्त किया, तब जाके वो लोग उस मुकाम पे पहुंचे। तो ये मेरा प्रोफेशनल डिटेल है कि पास्ट में मैं क्या था, वर्तमान में मैं क्या हूं। ठीक है। चलिए आगे की स्लाइड पे आते हैं हम लोग। और रिसेंटली ही मैंने NISM के 2 सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन क्लियर किए हैं। और यदि आप लोगों को पता हो या ना पता हो तो पता कीजिएगा कि ये दोनों ही सर्टिफिकेशन एग्जाम जो है इनको निकालना आसान नहीं होता है। कई सारे स्टूडेंट, कई सारे लोग जो इस एग्जाम को निकालना चाहते हैं उन्हें 2 अटेम्प्ट, 3 अटेम्प्ट लग जाते हैं और फिर भी 60 नंबर यहाँ पे पासिंग मार्क्स होते हैं। 100 नंबर का एग्जाम होता है, 2 घंटे का टाइम होता है, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और हर गलत क्वेश्चन आंसर के लिए आपका 0.25 मार्क्स डिडक्ट किया जाता है, नेगेटिव मार्किंग होती है और पासिंग मार्क्स है 60। ठीक है। अदर एग्जाम अगर आप देंगे, NISM के द्वारा बहुत सारे एग्जाम लिए जाते हैं, तो जो 2 सबसे टफ एग्जाम माने जाते हैं वो होता है सीरीज 8 और सीरीज 15। बाकी अदर एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है और उनका पासिंग मार्क्स भी किसी का 40 है, किसी का 50 है, किसी का 30 है, इस तरीके से। लेकिन ये 2 एग्जाम बहुत टफ माने जाते हैं और ईश्वर की कृपा कहूंगा कि पिछले 6 साल 7 साल से जो मैं मेहनत कर रहा हूं उसका नतीजा रहा कि मैंने ये 2 एग्जाम रिसेंटली पास किए हैं। एक है सीरीज 8 इक्विटी डेरिवेटिव बोलते हैं इसको। इसमें मुझे देख सकते हैं आप लोग कि 81 मार्क्स मुझे प्राप्त हुए थे और ये एग्जाम मैंने 4 मार्च को दिया था। 7 मार्च को ये सर्टिफिकेट मुझे इशू किया गया। ये बिल्कुल ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, यहाँ पे कोई छलावा वाली बात नहीं है। साथ ही साथ एक दूसरा सर्टिफिकेट भी है NISM सीरीज 15 रिसर्च एनालिस्ट का। इसका एग्जाम मैंने 16 जनवरी को दिया था और ये सर्टिफिकेट मुझे 19 जनवरी को इशू किया गया और इसमें मुझे 82% मार्क्स मिले हैं। तो मेरे लिए ये एक अचीवमेंट है। आप लोग इसे अचीवमेंट माने या ना माने, लेकिन मैं अपने लिए अचीवमेंट मानता हूं कि एक टफ एग्जाम है।
जो लोग भी इस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं वो इसे टफ मानते हैं, और जिन्हें 60 मार्क्स पासिंग होते हैं तो बहुत लोगों का 0.5 से 0.25 से भी रह जाता है, और जिन्हें 61 नंबर, 62 नंबर, 63 नंबर आता है वो बहुत खुश होते हैं कि मेरा एग्जाम निकल गया है। तो ये मेरे बारे में मेरा परिचय रहा कि मेरा नाम क्या है, मैं क्या करता था, वर्तमान में मैं क्या कर रहा हूँ, और जिस फील्ड में मैं हूँ, भले भले ही मैं देर से आया इस फील्ड में, इस फील्ड के बारे में पहले से मुझे नॉलेज नहीं था। मैं भी पहले यही समझता था कि शेयर मार्केट जो है वो वेल्थ डिस्ट्रक्शन का एक बहुत ही खूबसूरत वेपन है। ठीक है, बर्बाद होने के लिए जरूरी नहीं है कि मोहब्बत ही किया जाए, आप शेयर मार्केट में पैसा भी लगा सकते हैं, वो भी एक बेहतरीन रास्ता है बर्बाद होने का। तो कुछ इस तरीके के ख्यालात मेरे थे, लेकिन जब मैंने इसे सीखा, समझा, जाना, ठीक है, तो मुझे पता चला कि भाई मैं कितने बड़े मिथ में जी रहा था, मैं कितनी बड़ी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर नहीं कर रहा था। और आप देख सकते हैं कि ऐसा सीखा, इसमें ऐसा मैं रमा, ऐसा इन्वॉल्व हुआ कि सब कुछ छोड़ छाड़ के अब मेरा वन एंड ओनली पैशन जो बचा हुआ है वो ट्रेडिंग है। मैं बार बार बोलता भी हूँ इस बात को कि डिग्री से इंजीनियर, दिल से ट्रेडर। तो चलिए, मेरा परिचय तो हो गया, अब आते हैं हम लोग ये जानते हैं कि इस क्लास को करने के कुछ डिसिप्लिन है। ठीक है, मुझे डिसिप्लिन बहुत पसंद है। मेरा ये स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि अनुशासन ही देश को महान बनाता है, तो फिर इंसान को तो महान बना ही सकता है। जब देश को महान बना सकता है तो इंसान को जरूर महान बनाया जा सकता है अनुशासन की बदौलत। मार्क माई वर्ड, ये जो लाइन है शेयर मार्केट की जर्नी में आपका बार बार इस लाइन से सामना होने वाला है। आप अपने रियल लाइफ में चाहे जिस एटीट्यूड के पर्सन हो, चाहे जैसा भी आपका नेचर हो, जैसा भी आपका बिहेवियर हो, शेयर मार्केट में यदि आप डिसिप्लिन्ड नहीं है तो ये आपको डिसिप्लिन बना देगा। या तो आपको मार्केट से किक आउट कर देगा या फिर आपको डिसिप्लिन बना देगा। और हो सकता है आपको इस बात का प्राउड भी हो, गर्व हो, अहंकार हो कि मैं तो अपने रियल लाइफ में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हूं। यकीन मानिए, इस मार्केट में आकर के वो जो आपका प्राउड है ना, वो चकनाचूर होने वाला है। आपको रियलिटी का सामना होगा कि आप रियल लाइफ में वाकई में डिसिप्लिन्ड हैं या नहीं है। डिसिप्लिन कहने का मतलब है यहाँ पे कि वक्त के हिसाब से काम करना, जिस समय जिस चीज की जरूरत है उस जरूरत के अनुसार कार्य किया जाए। जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह की जरूरत है कि थोड़ा सा फ्रेश होइए, मॉर्निंग वॉक कीजिए, ब्रश कीजिए, स्नान कीजिए, तो ये सुबह के जरूरत है, वो काम सुबह में कर लीजिए। दैट मीन्स वो सुबह का डिसिप्लिन कंप्लीट हो गया। अब पता चले कि आप दिन में उठ रहे हैं 12 बजे, डिसिप्लिन कहता है कि सुबह में 5 बजे उठना है, 6 बजे उठना है और 12 बजे उठ रहे हैं, दैट मीन्स आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से हर फील्ड के, हर सेक्टर के अलग अलग डिसिप्लिन होते हैं। शेयर मार्केट के भी कुछ अलग डिसिप्लिन है, बताया जाएगा आपको आने वाले समय में, हम लोग उसको सीखेंगे भी। तो इस कोर्स को करने के लिए क्या डिसिप्लिन है उनको थोड़ा सा गहराई से आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि अगर ये डिसिप्लिन आप लोग फॉलो नहीं करेंगे तो आप लोगों को नुकसान होगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो यही है कि आप जो क्लास अटेंड करेंगे फुल अटेंटिव मोड में करेंगे। क्लास ऑनलाइन है, मैं आपको नहीं देख पा रहा हूं, आप लोग मेरा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैं आपको नहीं देख रहा हूं कि आप किस मोड में, किस पोजीशन में इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। लेकिन मैं ये जूम करके चल रहा हूं कि आप लोग खुद ही इंटरेस्ट दिखाए हैं इस कोर्स को करने के लिए, किसी का प्रेशर नहीं है, एटलीस्ट मेरा प्रेशर तो नहीं है। मैंने तो दबाव नहीं दिया है कि आप मेरा कोर्स कर ही लीजिए, आपने खुद इंटरेस्ट दिखाया है, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग फुल अटेंटिव मोड में ही क्लास को अटेंड करेंगे। और देखिए, स्लीपी नहीं होना है। हम सभी लोग बहुत जिम्मेदारियों से भरे हुए लोग हैं, सामाजिक जिम्मेदारी है, पारिवारिक जिम्मेदारी है, ऑफिस की जिम्मेदारियां हैं, और ये जो शाम का समय होता है अक्सर ही इस टाइम में हम लोग रिलैक्स हो रहे होते हैं। तो 5-6 महीने के लिए थोड़ा सा अपने जो ये रिलैक्सेशन वाला टाइम है इसकी कुर्बानी दे दीजिए, हो सकता है कि आने वाला जो लाइफ है वो संवर जाए। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है कि जिम्मेदारियां हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स कर लेते हैं, सो के ही हम लोग क्लास अटेंड कर लेते हैं। नहीं, जैसे विद्यार्थी जीवन में हम लोग कोई भी क्लास करते थे फुल अटेंटिव मोड में, वैसे ही प्रयास कीजिएगा। ठीक है, और मैं एज्यूम कर रहा हूं कि आप लोग ऐसा ही करेंगे, फुल अटेंटिव मोड में ही आप लोग क्लास को अटेंड करेंगे।
ठीक है। और मोबाइल प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट वाली कहानी नहीं करनी है। जब हम लोग बचपन में क्लास में पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, तो वहां पे बॉडी प्रेजेंट माइंड एब्सेंट होता था। तो यहाँ पे ये नहीं करना है कि मोबाइल से तो आपने क्लास अटेंड कर लिया और खुद किसी और काम में इन्वॉल्व हो गए हैं, आप खुद वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है। क्योंकि हो सकता है क्लास के दरमियान मुझे किसी से कुछ पूछना हो, ठीक है, तो मैं उनका नाम पुकारूं। अब पता चले कि मैं 2-3 मिनट तक उनका नाम पुकारे जा रहा हूं, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्लाई ही नहीं आ रहा है। तो इसका एक संभावित कारण तो यही है कि उन्होंने सिर्फ दिखाने के लिए क्लास को ज्वाइन कर लिया है, वो खुद किसी और काम में अभी बिजी है। हो सकता है और भी कारण हो, लेकिन मेरी नजरों में जो पहला फैक्टर, पहला रीजन है, वो यही है कि मोबाइल प्रेजेंट बड़ी ऑब्सेंट वाला काम किया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा पहले पॉइंट पे क्या करना है, नहीं करना है। अब आता है दूसरे पॉइंट पे कि जब भी आप ये क्लास कर रहे हैं तो नोटबुक और पेन अपने पास रखिए। वैसे आपको एक डायरी, एक नोटबुक बनाना है, ठीक है, अपना नोट्स तैयार करना है आपको। नोट्स तैयार करके किसी को भेजना नहीं है, स्पेशली मुझे तो बिल्कुल नहीं भेजना है, मैं आपके नोट्स चेक नहीं करने वाला हूं। लेकिन हाँ, आप जो नोट्स बनाएंगे ना, ये इन फ्यूचर आपको काम आने वाला है। कैसे काम आएगा इस बात को समझिए। पिछले 3 बैच के एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूं। मैं हर बैच में बोलता हूं सभी पार्टिसिपेंट्स को कि डे 1 से ही नोटबुक और पेन लेकर के बैठिए। क्लास के दरमियान जो बातें आपको इंपॉर्टेंट लगती हैं उसको क्लास के दरमियान ही नोट कर लीजिए। जब क्लास ओवर हो जाता है तो 10 से 20 मिनट रिलैक्स माइंड के साथ आप माइंड में सारी बातों को रिवाइंड करिए कि आज की क्लास में क्या क्या बताया गया, और जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स थे, जो जो इंपॉर्टेंट लाइंस आपको लगे कि आपके लिए वो हेल्पफुल है, उन्हें आप नोट करते जाइए। और हर पार्टिसिपेंट के लिए अलग अलग लाइन इंपॉर्टेंट हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो लाइन मुझे इंपॉर्टेंट लगे वही लाइन यहाँ पे रोहित जी को इंपॉर्टेंट लगे, राम जी को इंपॉर्टेंट लगे या दिनेश जी को लगे, ठीक है। तो आपको जो इंपॉर्टेंट लगे लाइन, उसे नोट करना है, आपको अपना नोट्स तैयार करना है। इस नोट्स का क्या यूज है मैं बता रहा हूं। होगा क्या कि हो सकता है कि कोई टॉपिक मैं क्लास नंबर 8 में डिस्कस करूं, ठीक है, और उसका रेफरेंस लिया जाए क्लास नंबर 35 में जाकर के। तो 35 में जब मैं उस टॉपिक का रेफरेंस लूंगा तो जाहिर सी बात है कि उस टॉपिक को मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, ठीक है। मैं बस बता दूंगा कि देखिए आज यहाँ पे ये टॉपिक आया है और प्रीवियस में मैंने आपको किसी क्लास में इसके बारे में बता दिया है, और आपको उस टॉपिक का रिवीजन करना हो। तो अगर आपने नोट्स नहीं बनाया है ना, तो आप ढूंढते रह जाएंगे कि वो टॉपिक मैंने कौन से क्लास में, कौन से वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो जब भी आप नोट्स बनाएंगे ना, तो ऊपर में डेट जरूर लिखिएगा कि आज ये डेट है, आज का क्लास नंबर ये है, आज की क्लास में मेनली इन इन टॉपिक्स पे बात किया गया, ठीक है। और जो जो पॉइंट्स आपको अच्छे लगते हैं उनको अपनी भाषा में आपको नोट्स बनाना है, ताकि इन फ्यूचर जब भी मैं किसी प्रीवियस पॉइंट का, प्रीवियस क्लास का रेफरेंस दूं, तो आप लोग विदाउट वेस्टिंग द टाइम सिर्फ डायरी देखेंगे, पता चल जाएगा कि वो टॉपिक कौन से क्लास में मिलेगा, कौन से वीडियो पे आपको जाना है, एक्सप्लोर करना है कि उस टॉपिक को आप रिवाइज कर पाएंगे, ठीक है। और ये समस्या ऑलमोस्ट सभी पार्टिसिपेंट ने फेस किया। स्टार्टिंग में कोई लोग नोट्स नहीं बनाते थे, लेकिन कोर्स समापन पर आते आते, कोर्स कंप्लीशन पर आते आते सब लोग खुद से बिना कहे हुए नोट्स बनाना शुरू कर देते थे। उनका रिवीजन भी हो जाता था, उनका नोट्स भी कंप्लीट हो जाता था। लेकिन मैं कहूंगा कि आप लोग डे 1 से ही नोट्स बनाना शुरू करिए। हर बैच में बोलता हूं, कुछ लोग फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। डिसिप्लिन का पार्ट है, बनाएंगे तो आपके लिए ही बेहतर होगा। तो दूसरा पॉइंट है कि आपको डायरी और पेन अपने पास रखना है, नोट्स बनाते चलना है। तीसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट कि क्लास आपको टाइम से ज्वाइन करना है। हफ्ते में 3 दिन क्लास होगी, नोट कर लीजिएगा। सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम में 8 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक, ठीक है। समापन का जो टाइम है थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है किसी दिन कम ही पढ़ाना हो सकता है किसी दिन ज्यादा पढ़ाना हो, डाउट डिस्कशन करना हो, तो क्लास की टाइम थोड़ी 5-10 मिनट आगे पीछे, 20 मिनट आगे पीछे हो सकती है, नो इश्यू। लेकिन सुबह शाम में 8 बजे निश्चित रूप से स्टार्ट हो जाएगी। मेरी तरफ से जब भी कोई क्लास कभी डिले होना होगा, मैं किसी काम में सपोज बिजी हूँ, क्लास डिले होगा या क्लास में मैं नहीं ले पाऊंगा, तो उसका मैसेज आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। और यदि आप किसी काम में बिजी हैं, क्लास को लेट से ज्वाइन करने वाले हैं या क्लास को नहीं ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है, किसी कारणवश, तो ये ग्रुप बना हुआ है। इसमें काइंडली सिर्फ आपको मैसेज इतना कर देना है कि सर किसी कारणवश मैं आज का क्लास ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, या सर किसी कारणवश मैं आज का क्लास 20 मिनट देरी से ज्वाइन करूंगा,
आधे घंटे की देरी से ज्वाइन करूंगा। बस इतना ही लिखना है आपको, कोई भी ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देना है कि मैं फलाने काम में बिजी हूँ, चिल्लाने काम में बिजी हूँ, बिल्कुल नहीं। बस सिर्फ एक लाइन लिख दीजिए कि कुछ कारण है मैं आज का क्लास ज्वाइन नहीं कर पाऊंगा, या कुछ काम में बिजी हूँ, 20 मिनट की देरी से, आधे घंटे की देरी से, 40 मिनट की देरी से क्लास को मैं ज्वाइन करूंगा। ठीक है, ये डिसिप्लिन का पार्ट है। आपको पता चल जाएगा यदि आपको लेट ज्वाइन करना है या नहीं ज्वाइन करना, तो आपको तो एटलीस्ट पता होगा, मुझे भी पता होना चाहिए। और ये कम्युनिकेशन इस ग्रुप में होगी जो टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। अगर आप लगातार 3 क्लास एब्सेंट रहते हैं विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, तो ध्यान दीजिएगा, हो सकता है कि आपको लर्निंग ग्रुप से रिमूव भी कर दिया जाए। ठीक है, और जाहिर सी बात है कि डेमो क्लास ओवर होने के बाद आपको पैसा पे करना होगा। भले ही आप पैसा पे कर चुके हैं जो कि नॉन रिफंडेबल है, लेकिन अगर आप ये डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको रिमूव कर दिया जाए। होगा ही होगा नहीं कह रहा हूं, लेकिन संभावना है। वैसे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग ये डिसिप्लिन फॉलो जरूर करेंगे। एक और पॉइंटर, इस पॉइंटर को मैंने स्पेशली इस बैच से ऐड किया है। ठीक है, ये पहले के बैच में नहीं रहता था, कि अगर आप बिना पूर्व सूचना के क्लास से एब्सेंट रहते हैं तो उस दिन के क्लास की जो रिकॉर्डिंग वीडियो है ना, वो आपको नहीं मिलेगी। रिकॉर्डिंग वीडियो उन्हीं लोगों को मिलेगी जो लोग क्लास को ज्वाइन किए हैं, और किसी कारण से ज्वाइन नहीं कर पाए तो वो इंफॉर्मेशन दिए हैं। ठीक है, तो उनको रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगा। लेकिन आपने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया और आप क्लास में एब्सेंट रहे, ठीक है, तो फिर आपको रिकॉर्डिंग वीडियो नहीं मिलेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है कि इस कोर्स में आपको कुछ असाइनमेंट या होमवर्क भी दिए जाएंगे। ठीक है, आई डोंट नो कि इंडिया में कितने ऐसे स्टॉक मार्केट इंस्टीट्यूट हैं जो अपने पार्टिसिपेंट्स को होमवर्क देते हैं, असाइनमेंट देते हैं, फिर उन्हें चेक करते हैं, उन पर डिस्कस भी करते हैं। बट मैं ऐसा करता हूँ, मैं असाइनमेंट देता हूँ, होमवर्क देता हूँ। ठीक है, और सभी से एक्सपेक्ट भी करता हूं कि वो टाइमली आप अपना होमवर्क, अपना असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे और ग्रुप में शेयर करेंगे। तो जो भी असाइनमेंट दिया जाए, जो भी होमवर्क आपको दिया जाए, काइंडली समय पे पूरा करना है और ग्रुप में उसे सबमिट करना है। मतलब एक तरह से समझिए कि भले ही क्लास ऑनलाइन चल रहा है और मेरे पास अभी उतना रिसोर्स नहीं है कि मैं ऑफलाइन में इसे ट्रांसफॉर्म कर सकूं, लेकिन फिर भी मेरा प्रयास है कि ऑनलाइन में ही फीलिंग ऑफलाइन वाली रखी जाए। ठीक है, ऑफलाइन में एक और बेटर चीज होती है कि जो क्लास के पार्टिसिपेंट हैं, स्टूडेंट हैं, वो लोग आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो इस क्लास में उसकी भी आजादी है। ठीक है, जो लोग भी आपस में कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो ग्रुप में अपना नाम, मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। इसका मतलब है कि वो ओपन टू कम्युनिकेशन है। ठीक है, वो बात करने के लिए फ्री है। शेयर मार्केट के रिगार्डिंग किसी दूसरे पार्टिसिपेंट के साथ वो कम्युनिकेट करने के लिए ओपन है। ठीक है, तो आप लोग चाहे तो ये बिल्कुल कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट है डिसिप्लिन का कि नॉर्मली आपको अपना वीडियो या माइक ऑन रखने की आवश्यकता नहीं है। आप जब क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपका माइक म्यूट होना चाहिए, वीडियो ऑफ होना चाहिए। जब आपसे कुछ पूछा जाएगा, ठीक है, आपको कुछ बोलना होगा, तो उस समय माइक और वीडियो को ऑन करेंगे, या यदि आप कोई डाउट वगैरह पूछना चाहते हैं तो उस समय माइक और वीडियो को ऑन करेंगे। लेकिन माइक और वीडियो को ऑन करने के पहले काइंडली ये जरूर इंश्योर कर लीजिएगा कि आप प्रॉपरली ड्रेस्ड हो और आपका जो बैकग्राउंड है वो मेसी ना हो, प्लेन बैकग्राउंड हो। ठीक है, और बैकग्राउंड से आवाज नहीं आ रही हो। ये सब कुछ बेसिक बातें हैं जिन्हें आप इंश्योर कर लीजिएगा। ठीक है, माइक को ऑन करने के पहले, वीडियो को ऑन करने के पहले। तो ये डिसिप्लिन का पार्ट है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, कोई रॉकेट साइंस इसमें है नहीं, नॉर्मल डिसिप्लिन है जो हम लोग फॉलो कर सकते हैं। अब आइए हम लोग समझते हैं कोर्स मॉड्यूल के बारे में, कोर्स ओवरव्यू के बारे में, कि आपको मेरे इस कोर्स से क्या एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, क्या सीखने को मिलेगा, और फिर आपका एक्सपेक्टेशन यहां से क्या होना चाहिए। तो जैसा कि ये बेसिक टू एडवांस कोर्स है, तो हम लोग बिल्कुल जीरो से शुरुआत करेंगे। आपको शेयर मार्केट के बारे में पहले से कुछ नॉलेज हो या नहीं हो, मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आप लोग शेयर मार्केट के बारे में नथिंग, कुछ नहीं जानते हैं। ठीक है, और मेरा जो ये मॉड्यूल है, जो सिलेबस है, उसे मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। एक है इन्वेस्टर मॉड्यूल, दूसरा है ट्रेडर मॉड्यूल। और ये जो प्रैक्टिकल मॉड्यूल आप देख रहे हैं, ये दोनों ही मॉड्यूल के साथ साथ चलता रहता है।
प्रैक्टिकल मॉड्यूल में हम लोग लाइव मार्केट में सेशन अरेंज करते हैं, ऑनलाइन हम लोग आते हैं, ठीक है, और लाइव मार्केट में चीजों को सीखते हैं। तो ये इन्वेस्टर मॉड्यूल में भी होगा और प्रैक्टिकल मॉड्यूल में भी होगा। मिनिमम 8 लाइव ट्रेडिंग सेशन होने हैं, 8 से ज्यादा ही होंगे, ये मिनिमम मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। एक सफल ट्रेडर बनने के लिए मेरी तरफ से जो हेल्प लगेगा ना, मैं उसके लिए खड़ा हूं, डोंट वरी, ठीक है। अब बस आपको अपने लेवल की मेहनत करनी है। तो इन्वेस्टर मॉड्यूल में नाम से ही लग रहा है कि इसमें इन्वेस्टिंग के रिगार्डिंग चीजें पढ़नी है हम लोगों को। तो आप देख सकते हैं कि टोटल 8 चैप्टर्स इसमें हम लोग को पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 0 है नीड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल फॉर इन्वेस्टिंग। बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे कि आखिर इन्वेस्टमेंट की जरूरत क्या है, क्यों हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जब इस बात को समझ जाएंगे कि इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए, तो फिर सीखेंगे कि इन्वेस्ट कहाँ कर सकते हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है जहां पे हम लोग पैसे को निवेश कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आगे हम लोग ये सीखेंगे इंट्रोडक्शन टू स्टॉक मार्केट। जब हम लोग ये टॉपिक सीख रहे होंगे कि क्या क्या इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है इन्वेस्टिंग के लिए, तो उसमें स्टॉक मार्केट भी आएगा और स्टॉक मार्केट के अलावे और भी बहुत सारा मार्केट या इंस्ट्रूमेंट से हम लोग रूबरू होंगे। हम लोगों का ये कोर्स स्टॉक मार्केट सेंट्रिक होने वाला है। तो अगले चैप्टर में हम लोग स्टॉक मार्केट को बिल्कुल बेसिक से समझना शुरू करेंगे। सबसे बेसिक सवाल कि स्टॉक क्या होता है, शेयर क्या होता है, वहां से समझेंगे हम लोग कि शेयर मार्केट की बनावट क्या है, कौन कौन से अलग अलग इंटरमीडियरी है जो यहाँ शेयर मार्केट के इकोसिस्टम में वर्क करते हैं। साथ ही साथ शेयर मार्केट में आखिर कौन कौन सी घटनाएं होती हैं जो शेयर के प्राइस को ऊपर या नीचे लेकर के जाती हैं। तो बहुत कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। एक तरीके से समझिए कि ये जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें इकोनॉमिक्स की बहुत चर्चा होने वाली है। मैं खुद इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड से नहीं हूं, तो मैं इकोनॉमिक्स पूरा नहीं पढ़ा सकता हूं, लेकिन हाँ उतना जरूर बताऊंगा जो मुझे नॉलेज है और जो शेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव से जरूरी है, उस पर जरूर डिस्कशन होगा। मैक्रो इकोनॉमिक इवेंट, माइक्रो इकोनॉमिक इवेंट, अक्सर सुनते होंगे कि आज जीडीपी का डाटा आया, कल की ही बात है कि इंडिया का रिटेल महंगाई का डाटा आया था। तो ये सारा डाटा के बारे में हम लोग सीखेंगे। ये सारा का सारा डाटा ट्रैक करना, मॉनिटर करना एज अ शेयर मार्केट पार्टिसिपेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो ये सब कुछ की चर्चा होने वाली है, सब कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। चैप्टर नंबर 2 है फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ स्टॉक। देखिए, जब हम लोग स्टॉक मार्केट को समझ जाएंगे कि स्टॉक क्या होता है, शेयर क्या होता है, शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट में जो भी घटनाएं होती हैं जो इसे इकोनॉमिक्स के माध्यम से हम लोग समझेंगे, ये सब कुछ जान जाएंगे, तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि शेयर मार्केट में भी 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं जिनमें पैसा इन्वेस्ट किया जा सकता है। तो 5000 की 5000 कंपनियां ही उस मुकाम पे या उस लेवल पे नहीं है कि किसी में भी पैसा डाल देंगे तो हमारा पैसा बढ़ ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। 10 बच्चों का, 10 लोगों का अगर एक टीम बनाएंगे तो उसमें भी 1-2 टॉपर निकलेंगे, 1-2 डॉपर निकलेंगे, बाकी लोग एवरेज टाइप के होंगे। तो जहां पे 5000 कंपनियों का ग्रुप बनाया गया है, एक मार्केट बनाया गया है, हम लोग ये एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि 5000 के 5000 कंपनियां बिल्कुल डायमंड है, सोना है, किसी में भी पैसा लगा देंगे पैसा बढ़ ही जाएगा। वहां पे हमें फिल्टर करना होता है कि इन 5000 में से कौन सी 5, 10, 20, 50, 100 ऐसी कंपनियां हैं जहां पे पैसा निवेश करना बुद्धिमानी का सौदा हो सकता है। तो पहला काम होता है सिलेक्शन का, फिल्ट्रेशन का, कि 5000 में से कुछ कंपनियां हम लोग सिलेक्ट करेंगे। जब कंपनियां सिलेक्ट कर लेते हैं, उनमें पैसा निवेश कर देते हैं, तो सिर्फ यहीं पे काम खत्म नहीं हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे मैं बताना चाहूंगा कि जब नया नया इंडिया में मोबाइल आया था, तो आई थिंक उसमें नोकिया का बहुत बोलबाला था। और आई होप कि नोकिया 1600 मोबाइल, नोकिया 2310 जो उसके बहुत ही पॉपुलर मॉडल थे, आई होप आप सबने यूज किया होगा। और मुझे नहीं लगता है कि जिस टाइम में नोकिया का मोबाइल हर हाथ में दिखता था, किसी ने भी एज्यूम किया होगा कि आने वाले टाइम में नोकिया कंपनी शायद एग्जिस्ट ही ना करे या नोकिया कंपनी की हालत बहुत बुरी हो जाए। बल्कि सबने यही एज्यूम किया होगा कि मोबाइल इंडस्ट्री अभी नई है, इस न्यू इंडस्ट्री में नोकिया ने एक पायोनियर का काम किया है। तो जैसे जैसे मोबाइल इंडस्ट्री ग्रो करेगी, नोकिया कंपनी भी ग्रो करेगी। तो ये जो एनालिसिस है, ठीक है, ये फंडामेंटल एनालिसिस का ही पार्ट है।
ये एनालिसिस उस टाइम के लिए बहुत बढ़िया था जिस टाइम में नोकिया का मोबाइल चल रहा था। और उस टाइम में अगर किसी पर्सन ने इस एनालिसिस के बेस पे, इस फिलॉसफी के बेस पे नोकिया कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया तो उसने कोई गलती नहीं की। लेकिन अगर वो इन्वेस्ट करके भूल गया कि भाई मोबाइल इंडस्ट्री तो बहुत ग्रो करने वाली है, आने वाले 20 साल 25 साल 30 साल तक ग्रो करता रहेगा, तो पैसा डालो और 20 साल के लिए भूल जाओ। अगर उसने ये फिलॉसफी डाल दी होती तो उसका पैसा तो डूब गया होता। अनदर कंपनी कोडैक, जिस टाइम में निगेटिव फिल्म से फोटो तैयार किया जाता था, फोटो डेवलप किया जाता था, उसमें कोडक कंपनी का एक छत्र राज्य हुआ करता था। और जिस समय कोडक कंपनी का बोलबाला था, उस टाइम में कोई ये सपने में भी नहीं सोच सकता था कि आगे चल के ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी। वीडियोकॉन, बीपीएल, कई सारे आपके सामने एग्जाम्पल हैं कि इनका इतना ज्यादा बोलबाला एक टाइम पे था कि एज्यूम करना असंभव था लगभग कि ये कंपनी आने वाले टाइम में एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं कि फंडामेंटल एनालिसिस के दो पहलू हैं। पहला है सिलेक्शन या फिल्ट्रेशन, कि हमारे पास जो भी डाटा अवेलेबल है, जो भी एनालिसिस हम कर पा रहे हैं, उसके बेस पे सबसे पहले तो हम स्टॉक्स को फिल्टर करेंगे कि हाँ ये स्टॉक, ये कंपनी मुझे प्रॉमिसिंग लग रहा है, आने वाले 5 साल 10 साल के लिए इस कंपनी में हम लोग पैसा निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे हमने फिल्ट्रेशन कर लिया, पैसा निवेश कर दिया। लेकिन इसके बाद भी फंडामेंटल एनालिसिस का एक दूसरा एस्पेक्ट है कि टाइम टू टाइम अपने इन्वेस्टमेंट को आप मॉनिटर करते रहिए। ठीक है, नोकिया कंपनी में किसी ने 2000 के आसपास अगर पैसा डाला तो उसने कोई गलती नहीं की, क्योंकि सभी इन्वेस्टर, सभी की एनालिसिस यही कह रही थी कि मोबाइल इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है, नोकिया ग्रो करने वाला है, पैसा डालिए। लेकिन अगर आप मार्केट से अवेयर रहेंगे और उस कंपनी के न्यूज को बार बार ट्रैक करते रहेंगे, हर 3 महीने के अंतराल पर कंपनी के द्वारा अपना इनकम रिपोर्ट पब्लिश किया जाता है। अभी भी एक क्वार्टर बीता है, एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हुआ है, तो कंपनियों के द्वारा अपना रिपोर्ट दिया जा रहा है, डेली कुछ ना कुछ कंपनियों का रिपोर्ट आता है, उसको पढ़ना आपको सिखाया जाएगा। उसको पढ़ के क्या फायदा होगा, आप ये ट्रैक कर पाएंगे कि आपने जो निवेश किया था वो सही जगह पे है या नहीं है। उस रिपोर्ट को कैसे पढ़ना है, कैसे वहां से इंसाइट लेना है, कैसे वहां पे जो हिडन बातें हैं उसको एक्सप्लोर करना है, ये सब चीजें हम लोग सीखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस में। तो फंडामेंटल एनालिसिस में दो चीजें हो गई कि एक तो किस स्टॉक में पैसा डालना है, ये हम लोग आइडेंटिफिकेशन सीखेंगे। दूसरा, जब आइडेंटिफिकेशन हो गया, इन्वेस्टमेंट भी हो गया, तो टाइम टू टाइम ट्रैक भी करना है कि हम लोग ऑन द ट्रैक हैं या नहीं, सही रास्ते पे हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, यस बैंक एक टाइम में बहुत मशहूर बैंक था, लेकिन यस बैंक आज के डेट में नो बैंक बना हुआ है। तो जिन लोगों ने यस बैंक को ट्रैक किया टाइम पे, वो लोग टाइम पे वहां से निकल गए। या अभी रिसेंट की एग्जांपल बताऊं तो जेनसॉल इंजीनियरिंग नाम की एक कंपनी है। ठीक है, एक टाइम में लग रहा था कि पता नहीं ये शेयर कहां से कहां पहुंच जाएगा, फर्श से अर्श के सफर पे निकला था ये, लेकिन अब लग रहा है कि वापस कुछ ऊंचाई पे जाकर के अब ये पाताल में जाने की तैयारी कर रहा है। तो जो लोग शेयर मार्केट में एक्टिव हैं, जिन्हें ये जानकारी है कि कौन सा न्यूज कहाँ पे देखना है, कौन से डाटा को कैसे एनालाइज करना है, तो उन्हें टाइमली इंफॉर्मेशन मिल जाता है कि अगर इस स्टॉक में मैंने पीछे गलती से या किसी एनालिसिस के आधार पर निवेश कर भी दिया था, तो अब यहां से एग्जिट लेने का समय है। ठीक है, तो ये दो काम हम लोग कैसे करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस से करेंगे। तो इसे भी हम लोग सीखेंगे। फिर हम लोग सीखने वाले हैं बेसिक टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पर टेक्निकल एनालिसिस को टेक्निकल में हम लोग मेनली चार्ट को पढ़ते हैं। ठीक है, कि चार्ट में जो ग्राफ वगैरह बनते हैं उनकी एनालिसिस होती है, उनको कैसे पढ़ना है, सीखना है, कैसे देखना है, कैसे वहां से अपने लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी है, तो वो भी सीखेंगे हम लोग। लेकिन यहाँ पे जो सीखेंगे वो बेसिक लेवल का होगा, सिर्फ उतना ही सीखेंगे जिसकी रिक्वायरमेंट हमें इन्वेस्टिंग में या फिर पोजिशनल ट्रेडिंग में। पोजिशनल ट्रेडिंग कहने का मतलब है कि शेयर हमने आज खरीदा, उसे एक हफ्ते, 2 हफ्ते या 1-2 महीने, कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन नहीं है, लेकिन कुछ टाइम तक अगर आप होल्ड करते हैं शेयर को और फिर बेच देते हैं, तो उसे स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग की कैटेगरी में रखा जाता है। और इन्वेस्टिंग का मतलब है कि आपने पैसा निवेश किया है तो लंबी अवधि के लिए, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल के लिए आप किसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं। तो पोजिशनल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिहाज से जितना टेक्निकल एनालिसिस जानना जरूरी है वो बेसिक कैटेगरी में आता है, तो उसे हम लोग सीखेंगे इन्वेस्टर मॉड्यूल में। फिर हम लोग म्यूचुअल फंड और ईटीएफ के बारे में सीखेंगे, ये भी स्टॉक मार्केट से ही कनेक्टेड है।
अक्सर ही टीवी पे आप लोग ऐड सुनते होंगे कि देश के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर, MS धोनी, रोहित शर्मा, ये लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि म्यूचुअल फंड सही है। और आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि म्यूचुअल फंड या कोई भी जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट है शेयर मार्केट से रिलेटेड, उसके एडवर्टीजमेंट में क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, ठीक है, कैसे बोलना है, इन सब के लिए ना सेबी जो नियामक संस्था है, यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी है, सेबी ने रूल बनाए हुए हैं। और सेबी एक एक पॉइंट को ध्यान से चेक करती है, तब अलाउ करती है कि हाँ आप ये एड रन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो भी आपको ऐड देखने को मिलेंगे ना, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कभी भी यहाँ पे चीजों को एग्जैजरेट नहीं किया जाता है, अतिशयोक्ति के साथ नहीं बताया जाता है। जैसे आप माउंटेन ड्यू का प्रचार देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि जो एड का हीरो है वो पता नहीं कितनी ऊंचाई वाले पहाड़ से बिना किसी सेफ्टी के साथ बस ड्यू पिया और नीचे कूद गया। थम्सअप का प्रचार देखेंगे तो थम्सअप के छोटी सी बोतल के लिए सलमान खान और ऋतिक रोशन आपको आपस में लड़ते हुए दिखाई देंगे, ठीक है, पता नहीं। और किसी परफ्यूम का प्रचार देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि उसने यहाँ वहां परफ्यूम मारा और उसके पीछे लड़कियों की लंबी लाइन लग गई। फेयर एंड लवली का प्रचार देखेंगे तो 2-4 हफ्ते किसी लड़की ने लगाया और वो कोयला से संगमरमर बन गई। इस तरीके के एडवर्टीजमेंट आपको दिखाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरीके का एग्जैजरेशन, इस तरीके के क्या बिल्कुल भी नाम मात्र का भी एग्जैजरेशन म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट के एड में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो इतनी ज्यादा पाबंदियां होने के बावजूद भी अगर एडवर्टीजमेंट में ये बोला जा रहा है कि म्यूचुअल फंड सही है, दैट मीन्स वाकई में उसमें कुछ बात है। तो हम लोग सीखेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या है, ETF क्या है। ETF का फुल फॉर्म है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। फिर हम लोग इंश्योरेंस के बारे में भी सीखेंगे। एक्चुअली ये जो इन्वेस्टर मॉड्यूल है एक तरीके से आपके लिए ये पर्सनल फाइनेंस को भी सिखाता है। बहुत ही दुख की बात है कि हमारे देश का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि ना ही हमें किसी स्कूल कॉलेज में और ना ही हमारे घर पे पैसा को कैसे मैनेज करना है ये सिखाया जाता है, ठीक है। कहीं पे इसकी बात नहीं होती है। नतीजा, जब हम लोग अर्निंग शुरू करते हैं तो हर घर में कोई ना कोई LIC के एजेंट होते ही हैं। वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी माध्यम से कुछ ना कुछ LIC हमारा करा ही देते हैं। और जानकारी के अभाव में हमें लगता है कि हम बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि 15 साल 20 साल के लिए हमारा लाइफ भी सिक्योर है, कुछ होता है तो डबल अमाउंट भी मिलेगा और अगर सरवाइव कर जाएंगे तो भी डबल अमाउंट मिलेगा। कुछ इस तरीके का स्कीम रहता है और हमें लगता है कि हम बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप भाई साहब कैलकुलेट करेंगे ना तो मुझे लगता है सालाना 4%, 4.5%, 5%, 6% जाते जाते तो दम फूल जाता है बढ़िया से बढ़िया स्कीम का भी। अगर आप अपना पैसा FD में भी रखें तो आज के डेट में 6.5-7% का ब्याज मिल रहा है साल का। अब आप कहेंगे कि भाई वहां पे लाइफ की सेफ्टी भी तो मिल रही है। कोई बात नहीं है, इस डिस्कशन को हम लोग इंश्योरेंस के का जो चैप्टर होगा वहां पे डिटेल में समझेंगे। और इंश्योरेंस के रिगार्डिंग पहले से हम लोग किस तरीके से एक मकड़ जाल में फंसे हुए हैं, भ्रम जाल में फंसे हुए हैं और एक्चुअल में हमारे लिए कौन सा इंश्योरेंस सही है, किस तरीके से हमें इंश्योरेंस अप्लाई करना चाहिए, कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, कौन सा इंश्योरेंस अवॉइड करना चाहिए, सब कुछ हम लोग सीखेंगे इंश्योरेंस के चैप्टर में। फिलहाल यही कह सकता हूं कि LIC इज द वर्स्ट इन्वेस्टमेंट। अगर आप इन्वेस्टमेंट को और अपने इंश्योरेंस को, ठीक है, लाइफ का इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट, इसको बोलते हैं एंडोमेंट। LIC की मैक्सिमम पॉलिसी एंडोमेंट पॉलिसी होती है, ठीक है। तो अगर आपने एंडोमेंट पॉलिसी लिया हुआ है तो हो सकता है सुनने में आपको खराब लगे, लेकिन यकीन मानिए यह आपका सबसे वाहियात फाइनेंशियल डिसीजन है। इनफैक्ट मैंने भी लिया हुआ है जब मैं इसके बारे में नहीं जानता था, और मैं खुद को भी यही मानता हूं कि मैंने भी जानकारी के अभाव में अपने लाइफ का सबसे वाहियात अगर फाइनेंशियल डिसीजन कुछ लिया है तो यही है कि मैंने LIC कराया है, ठीक है। और जाने अनजाने आप लोग भी इसके शिकार हैं अगर आपने ऐसा कराया है तो। फिर हम लोग सीखेंगे आगे ओवरव्यू ऑफ इंडियन टैक्सेशन सिस्टम। तो यहाँ पे हम लोग टैक्स के बारे में समझेंगे शेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव से।
ध्यान दीजिएगा, आपको आईटीआर फाइल करना नहीं सिखाया जाएगा, वो सीए का काम है, वो सीए बेटर करते हैं। यहाँ पे आपको बस थोड़ा सा रूबरू कराया जाएगा क्या टैक्सेशन सिस्टम है और शेयर मार्केट में किस तरीके से एप्लीकेबल है, कैसे आपको अलर्ट रहना होता है। तो ये ओवरव्यू, संक्षिप्त जानकारी आपको दी जाएगी। फिर हम लोग फाइनली चर्चा करेंगे कि इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज क्या क्या है। ठीक है, कुछ स्ट्रेटजीज मैंने डेवलप की हुई हैं अपने अनुभव के आधार पे, तो वो सब आपसे मैं शेयर करूंगा। और पर्सनल लेवल पे कैसे पोर्टफोलियो को, अपना पोर्टफोलियो वगैरह मैनेज किया जाए, ये सब हम लोग सीखेंगे। तो जब ये 0 से लेकर के 6 तक हम लोग जानकारी ले चुके होंगे, तो ये 7वें चैप्टर में एक तरीके से इनको समराइज किया जाएगा, इनको ऑर्गेनाइज किया जाएगा, और इस तरीके से इन्वेस्टर मॉड्यूल कंप्लीट होगा। तब हम लोग आएंगे ट्रेडर मॉड्यूल पे। ट्रेडर का मतलब क्या है कि हम लोग या तो इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे या शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करेंगे। शॉर्ट टर्म का मतलब है आज खरीदा, कल बेचा, परसों बेचा, एक हफ्ते, विद इन 1 मंथ। आज खरीद के विद इन 1 मंथ अगर हम लोग बेच रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये इसके लिए आपको ट्रेडर मॉड्यूल की आवश्यकता है, और इससे आप अपना एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम भी बना सकते हैं। मैं जब शेयर मार्केट में आया था, तो मैं बस इतना सोच के इसको सीखना शुरू किया था कि मेरी जॉब तो चल ही रही है, अब बस कुछ ऐसा हो जाए कि कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। इस पर्सपेक्टिव से मैंने शेयर मार्केट को सीखना शुरू किया। लेकिन सीखते सीखते देखिए ऐसा हुआ कि मेन स्ट्रीम इनकम, प्राइमरी इनकम, मेरा ब्रेड एंड बटर सब कुछ आज शेयर मार्केट ही है। तो ट्रेडर मॉड्यूल में हम लोग क्या सीखेंगे? एडवांस लेवल टेक्निकल एनालिसिस, जो कि ट्रेडिंग के लिए रिक्वायर्ड है। इसमें हम लोग बहुत सारे इंडिकेटर के बारे में सीखेंगे, चार्ट पैटर्न के बारे में सीखेंगे। कैंडल के बारे में तो खैर हम लोग बेसिक टेक्निकल एनालिसिस में ही सीख चुके होंगे, लेकिन चार्ट पैटर्न, ट्रेंड लाइन को यूज करना, इंडिकेटर्स को यूज करना, ये सब कुछ हम लोग एडवांस लेवल में सीखेंगे। फिर हम लोग सीखेंगे डाटा एनालिसिस, एफआईआई डाटा, डीआईआई डाटा, और इसके अलावा फ्यूचर का डाटा, ऑप्शन का डाटा, ये सब कुछ भी सीखेंगे हम लोग। एक्चुअली इसका प्लेसमेंट गलत जगह पे हो गया है, डाटा एनालिसिस हम लोग डेरिवेटिव के बाद सीखेंगे। फिर हम लोग सीखेंगे स्क्रीनर क्रिएशन टू फाइंड स्टॉक्स फॉर ट्रेडिंग। अब ध्यान दीजिएगा, जब हम लोग टेक्निकल एनालिसिस सीख जाते हैं, डाटा एनालिसिस भी कुछ पार्ट हम लोग सीख लेंगे, तो अब सवाल पैदा ये होता है कि भाई शेयर तो 5,000 से ज्यादा है, तो जो सीखा हमने, क्या हम एक एक चार्ट को मैनुअली इंटर कर करके एक एक चार्ट को एनालाइज करते रहेंगे क्या ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए? पता चलेगा कि मार्केट सुबह 9:15 में खुला, 3:30 में बंद हो गया, मार्केट खुल के बंद भी हो गया, और अभी हम लोग 100 चार्ट भी सही से नहीं देख पाए, 100 चार्ट पे भी अपनी एनालिसिस अप्लाई नहीं कर पाए। तो यहाँ पे जरूरत पड़ती है स्क्रीनर की। ठीक है, अलग अलग टूल्स आ चुके हैं मार्केट में, एआई का जमाना है, कुछ हद तक आपको भी सिखाया जाएगा स्क्रीनर यूज करना, कि कैसे आप एआई को यूज करके, स्क्रीनर के माध्यम से, एआई के माध्यम से स्टॉक्स फाइंड आउट कर सकते हैं लाइव मार्केट में। आपको बस कुछ कोड लिखना है, वो सिखाया जाएगा। क्या कोड लिखना है? स्क्रीनर क्रिएशन भी सिखाया जाएगा। इस क्लास की, इस कोर्स की खासियत ये है कि आपको स्क्रीनर यूज करना भी सिखाया जाता है और स्क्रीनर क्रिएट करना भी सिखाया जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको सिखाया जाएगा, और ये बहुत हेल्पफुल होता है ट्रेडिंग में, कि लाइव मार्केट में आप बैठे हुए हैं, कुछ कंडीशंस आपको फीड करने हैं, जो जो शेयर्स उस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो सारे शेयर्स आपकी आंखों के सामने आ जाएंगे। और अब आपको 5,000 कंपनी का शेयर एनालाइज नहीं करना है, जो 5-10 कंपनियां आपके रिजल्ट में आ रही हैं, बस उनका चार्ट देखिए झट झट, जहां पे आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नजर आती है, वहां पे आप ट्रेड कर सकते हैं। तो आपको स्क्रीनर क्रिएट करना भी सिखाया जाएगा और स्क्रीनर यूज करना भी सिखाया जाएगा। अगर आप स्क्रीनर मान लीजिए किसी कारणवश नहीं क्रिएट कर पाते हैं, तो घबराने की बात नहीं है, उसका भी मैं वैकल्पिक उपाय आपको बता दूंगा। फिर हम लोग सीखेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज। बहुत से लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और डेली का 500, 1000, 2000, 5000 अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से अर्न करते हैं। आपको भी वैसी स्ट्रेटजीज सिखाई जाएंगी। फिर हम लोग सीखेंगे डेरिवेटिव, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल आ जाता है। अब तक जो हम लोग सीखे, वो बिल्कुल सीखेंगे, वो बिल्कुल सीधा सपाटा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का टॉपिक है। डेरिवेटिव में हम लोग फ्यूचर ऑप्शन के बारे में सीखेंगे, पहले इनके बेसिक, इनके कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। आई होप बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे फ्यूचर ऑप्शन के बेसिक कॉन्सेप्ट को। बहुत लोग हो सकता है पहली बार नाम भी सुने हो आपने से कि फ्यूचर क्या होता है, ऑप्शन क्या होता है। घबराइए मत, इन फ्यूचर आपको फ्यूचर ऑप्शन सबके बारे में सिखाया जाएगा, कॉन्सेप्ट भी बताया जाएगा, और कैसे यहाँ पे ट्रेड करना है वो स्ट्रैटेजी भी आपको बताई जाएगी।
इसके अलावा जब आप ये ट्रेडर मॉड्यूल सीख चुके होंगे और इसके अंतर्गत आप ये टेक्निकल एनालिसिस सीख चुके होंगे, तो ये इतना खूबसूरत है ना। टेक्निकल एनालिसिस की ब्यूटी ये है कि अब आप इसके अलावा चाहे जिस फाइनेंस मार्केट में चले जाए, फाइनेंस मार्केट केवल स्टॉक मार्केट ही नहीं है, कमोडिटी मार्केट है, करेंसी मार्केट है, क्रिप्टो मार्केट है। स्टॉक मार्केट में हम लोग क्या करते हैं, कंपनियों के शेयर को ट्रेड करते हैं। कमोडिटी मार्केट में हम लोग क्रूड ऑयल की ट्रेडिंग करते हैं, नेचुरल गैस की ट्रेडिंग करते हैं, गोल्ड की ट्रेडिंग करते हैं, सिल्वर की ट्रेडिंग करते हैं, और भी कई सारे मेटल्स, बहुत सारी कमोडिटी हैं जो कि ट्रेडिंग होती है, लेकिन लिक्विडिटी कम रहने के कारण हम लोग नहीं कर पाते हैं। ठीक है। और अगर आप लोग मेरे यूट्यूब से जुड़े होंगे तो आपने देखा भी होगा कि मैंने कई सारे लाइव स्ट्रीम किए हुए हैं कमोडिटी ट्रेडिंग को लेकर के, और आगे भी ये कार्यक्रम चलता ही रहेगा। तो टेक्निकल एनालिसिस की खूबसूरती ये है ना कि आपको सीखना बस एक बार है, और जो आप सीखेंगे उसको आप स्टॉक मार्केट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, कमोडिटी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, करेंसी पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्रिप्टो पे भी अप्लाई कर सकते हैं। हर वो मार्केट जहां पे प्राइस और वॉल्यूम एग्जिस्ट करता है, वहां पे बखूबी आप टेक्निकल एनालिसिस को अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल सेम तरीके से, कहीं कुछ छेड़छाड़ की आवश्यकता नहीं है। इसे आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं, एक एनालॉजी देना चाहूंगा इसके संबंध में, कि सपोज आपने एक बार ड्राइविंग सीख लिया, भले ही आपने ड्राइविंग मारुति 800 पे सीखी हो, ऑल्टो 800 पे या वैगन आर पे सीखी हो, एक बार जब आप ड्राइविंग को सीख जाते हैं, उसमें एक्सपर्ट बन जाते हैं, तो चाहे उसके बाद आप महिंद्रा की एक्सयूवी चलाएं, ठीक है, चाहे आप टाटा का नेक्सॉन चलाएं, चाहे जो मर्जी गाड़ी चला ले, जब आपको ड्राइविंग आ चुका है तो चाहे जो गाड़ी चलाए, भले ही सीखने के लिए आप वैगन आर पे सीखें या ऑल्टो पे सीखें, जिस पे सीखें, लेकिन सीखने के बाद हर गाड़ी आप चला सकते हैं। वैसे ही ये टेक्निकल एनालिसिस है, एक बार सीख लीजिए, फिर चाहे जिस फाइनेंस मार्केट से आपका पाला पड़े, आप वहां के हीरो बन सकते हैं। और इनफैक्ट मैं भी बहुत जल्द ये क्रिप्टो मार्केट, इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट करने वाला हूँ। यूट्यूब पे मिलेगा वो आप लोगों को। और प्रैक्टिकल मॉड्यूल तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि ये इन्वेस्टर मॉड्यूल के साथ भी चलेगा, ट्रेडर मॉड्यूल के साथ भी चलेगा। कई सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको लाइव मार्केट में बताना जरूरी है, तो हम लोग लाइव मार्केट में भी सेशन कंडक्ट करेंगे, उसका भी रिकॉर्डिंग वीडियो आप लोगों को मिलेगा। समय होगा तो आप लोग जुड़िएगा, समय अगर नहीं निकाल पाए तो कोई बात नहीं है, बस ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा कि कुछ कार्य में व्यस्त हूँ, आज का क्लास में अटेंड नहीं कर पाऊंगा। डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है। तो ये सब कुछ पढ़ते हुए हम लोगों को 5 से 6 महीने लगने वाले हैं, ठीक है। और मैं बहुत इत्मीनान से चलता हूं, मुझे कोर्स खत्म करने की कोई जल्दी नहीं रहती है। फ्रैंकली स्पीकिंग, आप लोगों को जल्दबाजी हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मुझे कोई जल्दबाजी नहीं होती है। मेरा प्रयास ये होता है कि मैं जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं वो आपको समझ में आना चाहिए। आपका छोटा से छोटा डाउट जब तक क्लियर नहीं होगा, तब तक मैं एक स्टेप भी आगे नहीं रखने वाला हूं। इतनी एश्योरेंस मैं अपने साइड से दे सकता हूं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब आइए हम लोग शेयर मार्केट के रिगार्डिंग कुछ मिथ को जानते हैं, कुछ भ्रम को जानते हैं, समझते हैं। तो पहला भ्रम क्या है लोगों का शेयर मार्केट के रिगार्डिंग, कि इन्वेस्टिंग रिक्वायर्स ए ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है तो बहुत बड़ा पैसा हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। ये सबसे बड़ा झूठ, सबसे बड़ा मिथ है। रियलिटी ये है कि यदि आपके पास 100 रुपीज भी है ना, अगर आप महीने के 100 रुपए भी बचा पाते हैं, तो भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। 10 से ज्यादा कंपनियों के नाम मैं आपको गिना सकता हूं जो फंडामेंटली स्ट्रांग हैं, और उनका एक शेयर का प्राइस अभी 100 रुपए के नीचे चल रहा है। और अब तो म्यूचुअल फंड में भी 250 रुपए से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप महीने का 250 रुपए सेव कर पा रहे हैं, बचा पा रहे हैं, और उससे आप शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं, तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी लगा सकते हैं 250 रुपए पर मंथ। अगला मिथ क्या है कि आई एम नॉट फ्रॉम फाइनेंस बैकग्राउंड, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन इन्वेस्टिंग, आई डोंट अंडरस्टैंड बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। यानी कि मैं तो भाई फाइनेंस बैकग्राउंड से हूं नहीं, मैंने अलग अलग बैकग्राउंड, किसी ने इंजीनियरिंग किया है, किसी ने ग्रेजुएशन मैथ में किया है, तो किसी ने पॉलिटिकल साइंस में किया है, किसी ने हिस्ट्री में किया है।
फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है। तो ये जो अलग अलग भारी भरकम शब्द यूज किए जाते हैं कंपनी में, इन्वेस्टिंग की दुनिया में, उन शब्दों का मतलब मुझे नहीं पता है। साथ ही साथ ये जो कंपनियां हर 3 महीने पे अपना बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट पब्लिश करती रहती हैं, उन्हें भी पढ़ना मुझे नहीं आता है। ठीक है, तो इसलिए ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो ये भी एक भ्रम है। इसका आंसर क्या है? ट्रस्ट मी, आप मेरा यकीन कीजिए, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस बैकग्राउंड। यदि आपको ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में सफल होना है, फाइनेंस बैकग्राउंड का होना कतई जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है? बाय यूजिंग जस्ट योर कॉमन सेंस एंड बेसिक नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यू कैन बी अ वेरी सक्सेसफुल इन्वेस्टर। अगर सिर्फ आप अपने कॉमन सेंस को सही तरीके से अप्लाई करना जानते हैं और बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स, जोड़ घटाव गुना भाग जानते हैं, यकीन मानिए सिर्फ इतनी ही रिक्वायरमेंट है, इतना ही इंग्रेडिएंट है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने का। आगे मैं कुछ एग्जांपल भी अगले स्लाइड पे आप लोगों को दिखाने वाला हूं। आप देख सकते हैं, ये है मिस्टर पोरिंजू वेलियात। ठीक है, आप लोग गूगल कीजिएगा, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा इनके नाम के बारे में और पता कीजिएगा कि इनका क्या बैकग्राउंड रहा है, किस बैकग्राउंड से ये आते हैं और आज के डेट में ये कहां पे हैं शेयर मार्केट की दुनिया में। इन्होंने एलएलबी किया था। ठीक है, और इनका आज बहुत अच्छा नाम है, ये फंड मैनेजर है, कई हजार करोड़ के फंड मैनेज करते हैं। विजय केडिया जी, आदरणीय महान इन्वेस्टर, मैं बहुत दिल से फॉलो करता हूं इनको, क्या कहूं। बहुत अच्छा इंटरटेन भी करते हैं अपने संगीत के माध्यम से, गीत के माध्यम से। ठीक है, हालांकि इन्होंने कॉमर्स किया हुआ है, लेकिन एजुकेशनल बैकग्राउंड तो चलिए फाइनेंस वाला है, लेकिन बाकी इनका बैकग्राउंड पढ़िएगा इनके विषय में और फिर आपको महसूस होगा कि किस लेवल पे ये थे, कहाँ से इन्होंने शुरुआत किया और आज किस लेवल पे ये पहुंचे हैं। श्रीमान राधा किशन दमानी जी, कॉलेज ड्रॉप आउट, और आज कई सारी कंपनियों के मालिक हैं, कई सारी कंपनियों में इनकी होल्डिंग है, एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं। मनु भाटिया जी, जो कि आईआईटी कानपुर से केमिकल इंजीनियरिंग किए हुए हैं। बताइए, केमिकल इंजीनियरिंग का फाइनेंस से क्या लेना देना है? और ये पर्सन भी आज के डेट में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर और ट्रेडर है। और ये लिस्ट बहुत लंबी है, यकीन मानिए। ठीक है, वक्त की कमी कहिए, स्लाइड की कमी कहिए, या मेरी कुछ कमी कहिए कि मैंने बहुत सारे नाम यहाँ पे नहीं डाले हैं। अदरवाइज ये लिस्ट बहुत लंबी हो सकती है कि ऐसे लोग जो फाइनेंस बैकग्राउंड को बिलोंग नहीं करते हैं, फिर भी उन्होंने शेयर मार्केट में, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग की दुनिया में अपना झंडा कायम किया है। तो लिस्ट बहुत लंबी है। चलिए अगले मिथ पे आते हैं, अगले भ्रम पे आते हैं कि इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग इन शेयर मार्केट इज गैम्बलिंग। ये बहुत फेमस है भाई साहब, मैं भी इसका शिकार बहुत टाइम तक रहा था। ठीक है, और इस पे एक बहुत अच्छा डिस्कशन अभी चलने वाला है कि इन्वेस्ट, जैसे ही आप अपने फैमिली में शेयर करेंगे या किसी को भी जो थोड़े से बुजुर्ग पर्सन है कि मैं शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा हूं या ट्रेड कर रहा हूं, तो सीधे कहेंगे ये तो सट्टा खेल रहा है। इनफैक्ट मैं भी कई सारे लोगों के मुंह से अपने लिए इस तरीके का शब्द सुनता हूं कि अच्छा वो तो सट्टेबाजी करता है, वो तो जुआ खेलता है। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको कि जुआ क्या होता है। पता नहीं आप लोग ने इस पे कभी मंथन किया या नहीं, या आप लोग की क्या नॉलेज है कि जुआ होता क्या है। मेरा जो नॉलेज है वो आपसे शेयर करता हूं। मेरे ख्याल से गैम्बलिंग या जुआ हर वो काम है जिसे आप करना नहीं जानते हैं, लेकिन जिद पकड़ के बैठे हैं और कर रहे हैं उस काम को। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सब्जी काटना नहीं आता है, ठीक है, और आप जिद पकड़ के बैठे हैं कि नहीं सब्जी तो मैं ही काटूंगा, तो जुआ है। आपने सीखा नहीं, किसी मेंटोर से, किसी से आपने मार्गदर्शन नहीं लिया कि सब्जी काटते समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तो सब्जी तो नहीं कटेगी भाई साहब, लेकिन आपकी उंगली जरूर कटेगी, इसकी 100% गारंटी है। तो आपने सब्जी काटने के बारे में बेसिक नॉलेज नहीं लिया, किसी का गाइडेंस नहीं लिया और उतारू हो गए कि सब्जी मैं ही काटूंगा, दैट इज जुआ, दैट इज गैम्बलिंग। आपको ड्राइविंग नहीं आती है और आप कह रहे हैं कि आज गाड़ी तेरा भाई ही चलाएगा, अपने बारे में। जुआ, गैम्बलिंग। ठीक है,
पुराणों से, प्राचीन समय से, महाभारत का उदाहरण एग्जाम्पल लोग मुझे देते हैं कि ये जुआ किसी का ना हुआ, पांडवों का भी ना हुआ, ठीक है। तो उसके संबंध में भी मेरा कुछ काउंटर लॉजिक है कि चौसर का जो खेल था, जो पांडव और कौरव के बीच में हुआ जुआ का खेल, उस जुए के खेल में भी जुआ कौन खेल रहा था? पांडव, जब कौरवों की बारी आई तो उन्होंने तो भाई स्पष्ट कह दिया कि हमारी तरफ से चौसर का जो खेल है वो शकुनी मामा खेलेंगे। तो ये बुद्धिमानी है ना, जब पता है कि भाई मुझे ये खेल नहीं आता है, मुझे ये काम नहीं आता है, तो मैं पीछे हो जाऊं और उस पर्सन को आगे करूं जो कि इसमें एक्सपर्ट है। तो उस जुए के खेल में कौरवों ने तो जुआ नहीं खेला। उन्हें पता था कि भाई हमें नहीं आता है चौसर खेलना, हम चौसर के एक्सपर्ट नहीं है, तो हम नहीं खेलेंगे, हमारे बिहाफ पे शकुनी मामा खेलेंगे। पांडव भी तो कह सकते थे कि हमारे बिहाफ पे श्री कृष्ण खेलेंगे। तो महाभारत में भी मुझे ऐसा लगता है कि चौसर का खेल, जो कि जुए का खेल था, उस जुए के खेल में भी जुआ पांडव खेल रहे थे। किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं? तो इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं कि भाई जब सामने वाली पार्टी कह रही है कि हमारे बिहाफ पे कोई और पर्सन खेलने वाला है, या जानते हुए कि वो एक्सपर्ट है, तो पांडवों को भी कहना चाहिए भाई हमारे बिहाफ पे भी कोई और पर्सन खेलेगा। तो जब आप किसी काम के एक्सपर्ट नहीं हैं और आप उस काम को कर रहे हैं, तब आप जुआ खेल रहे हैं। तो सेम लॉजिक शेयर मार्केट में भी फिट बैठता है कि जब आप किसी काम को नहीं जान रहे हैं, किसी कंपनी को एनालाइज करना नहीं जान रहे हैं, किसी से सुन के आपने या न्यूज में देख करके आपने किसी शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, तो पैसा डूबना तो तय है। पैसा बने ना बने इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन पैसा डूबने की गारंटी जरूर है। और वो बुजुर्ग जिनसे आप शेयर करते हैं या शेयर मार्केट की चर्चा करते हैं, और वो आपको कहते हैं कि तो जुआ है, ये सट्टेबाजी है, उनसे 2-3 मिनट का एक आर्गुमेंट करिए कि आप ये क्यों कह रहे हैं, आखिर ऐसा बोलने के पीछे लॉजिक क्या है। तो एक कॉमन बात निकल के आएगी कि अरे हमने भी अपने जमाने में न्यूज देख के या किसी के कहने पे फलानी कंपनी में पैसा डाल दिया था, वो कंपनी ही भाग गई, कंपनी ही डूब गई। आप उनसे सिर्फ इतना पूछिएगा कि अच्छा उस कंपनी में डालने के पहले आपने अपने लेवल से क्या रिसर्च किया था, क्या किया था? तो इसका आंसर मिलेगा कि कुछ नहीं, वो तो फलानवा बोल दिया था, चिलनवा बोल दिया था, टीवी पर आके कोई बोल दिया था तो हम लोग खरीद लिए थे। तो आपको नहीं लगता है कि जुआ उस पर्सन ने खेला था? जुआ शेयर मार्केट नहीं है। जब उस पर्सन ने अपना नॉलेज कुछ इस्तेमाल ही नहीं किया, कुछ रिसर्च ही नहीं किया, सिंपली, एक तो उसे शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है, किसी ने कुछ कहा और उसको ब्लाइंडली फॉलो कर लिया, तो जुआ तो एक्चुअली उस बंदे ने खेला ना। एक और लॉजिक सुनिए शेयर मार्केट को जुआ कहने वाले लोगों के लिए। शेयर मार्केट में रिलायंस कंपनी है, शेयर मार्केट में टाटा की कंपनियां हैं, शेयर मार्केट में महिंद्रा ग्रुप की कंपनियां हैं, एक से एक रेपुटेड ग्रुप का आप नाम लीजिए, जिंदाल ग्रुप, शेयर मार्केट में उनकी कंपनियां लिस्टेड है। तो एक बात बताइए, जब ये शेयर मार्केट वाकई में जुआ है, तो रिलायंस जो इतने लाख करोड़ की कंपनी है, टीसीएस जो इतने लाख करोड़ की कंपनी है, तो ये लोग इतना लाख करोड़ रुपया लगा के कसिनो में आए हुए हैं। दैट मीन्स, कहने का मतलब, जुए का खेल प्रमोट कर रहे हैं ये लोग। तो ऐसे लोगों को काउंटर जरूर कीजिएगा जो लोग कहते हैं कि शेयर मार्केट जुआ है। एक रीजन तो उनका ये होता है कि उन्होंने किसी के कहने से पैसा लगाया और वो पैसा डूब गया, ठीक है, यही मेन रीजन है। और मेरे पास इसे काउंटर करने के पर्याप्त लॉजिक हैं, वो लॉजिक मैंने आपको दिए भी। आप लोग खुद से भी मंथन करिएगा कि शेयर मार्केट जुआ है या लोगों ने इसे जुआ बना रखा है। तो आपकी अंतरात्मा से आवाज आएगी कि लोगों ने इसे जुआ बना रखा है, ठीक है। शेयर मार्केट जुआ नहीं है। किसी देश की इकोनॉमी को फलने फूलने के लिए, डेवलप करने के लिए शेयर मार्केट बहुत जरूरी है। अगर शेयर मार्केट कसिनो होता, जुआ होता, तो किसी देश की इकोनॉमी के लिए ये इतना जरूरी नहीं होता। अगर आज निफ्टी 5% गिर जाए
और वर्ल्ड में जो बाकी मार्केट है वो ना गिरे ना, तो मोदी जी अपने सारे हाई लेवल ऑफिसर्स की मीटिंग बुला लेंगे कि ऐसा क्यों हुआ कि बाकी वर्ल्ड मार्केट अच्छा कर रहा है और हमारा मार्केट 5% गिरा हुआ है। ठीक है, तो जिस चीज को लेकर के देश के महामहिम चिंतित रहते हैं, वो चीज जुआ नहीं हो सकती है, वो कसीनो नहीं हो सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसे कसीनो हम जैसे लोगों ने बनाया है, अनजाने लोगों ने बनाया है। ठीक है, तो शेयर मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, प्योर बिजनेस है। ठीक है, शेयर मार्केट क्या है? प्योर बिजनेस है, और ये मार्केट आपको उसी के अकॉर्डिंग रिवार्ड देता है जैसा आपका परसेप्शन होता है। अगर आप इसे बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे तो आपको बिजनेस वाले रिजल्ट मिलेंगे, अगर आप इसे जुआ की तरह ट्रीट करेंगे तो आपको जुआ वाला रिजल्ट मिलेगा। जुआ मतलब चल गया तो 10 गुना रिटर्न, नहीं चला तो सारा का सारा इन्वेस्टमेंट जीरो। तो आई होप ये गैम्बलिंग वाला जो पार्ट है ये आप लोग बेहतरीन तरीके से समझे होंगे। अगला मिथ है कि इन्वेस्टिंग ऑन योर ऑन टेक्स टू मच टाइम एंड एफर्ट, यानी कि अगर हम लोग खुद से इन्वेस्टिंग करने जाएं तो उसमें बहुत सारा टाइम, बहुत सारा एफर्ट हमें इनपुट के रूप में देना होता है। तो ये जो मिथ है ना, ये पुराने जमाने के लिए सही बात थी। जब टेक्नोलॉजी इतना डेवलप नहीं था तब एक एक कंपनी के ऊपर रिसर्च करने में लोगों को महीनों लग जाते थे, क्योंकि उसके लिए मैगजीन पढ़िए, न्यूज़पेपर में आर्टिकल पढ़िए, कंपनी के रिपोर्ट का वेट करिए। कंपनी आज रिपोर्ट पब्लिश करती थी तो उसे पब्लिक तक आते आते 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन लग जाते थे। तो पहले के टाइम में मुश्किल होता था कि किसी कंपनी के बारे में जानकारी चाहिए तो रिसर्च करने में बहुत टाइम, बहुत एफर्ट लगता था। लेकिन आज हम लोग टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे हैं। आपका ये जो मोबाइल है बहुत अद्भुत चीज है। किसी भी कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन जानना है, आप अपने मोबाइल से पूछिए, गूगल से पूछिए, चैट जीपीटी से पूछिए, यूट्यूब से पूछिए। ठीक है, एक से एक बढ़िया बढ़िया बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपको निकाल के देगा। हाँ, अब उस इंफॉर्मेशन के ऊपर एनालिसिस आपको करना है। ठीक है, एनालिसिस आप करिए, व्यू आप बनाइए, लेकिन आज के डेट में रिसर्च करना किसी कंपनी के ऊपर बहुत ज्यादा टाइम टेकन या बहुत ज्यादा एफर्ट डालने वाला काम नहीं रह गया है। ठीक है, आजकल तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे भी एनालिसिस आते रहता है। इवन मैं भी अपने यूट्यूब चैनल पे 2-3 कंपनियों के एनालिसिस डाल चुका हूं, और प्रयास है कि आगे कुछ और कंपनियों के भी एनालिसिस में रेगुलर बेसिस पे करता रहूं। तो ये कुछ मिथ है, कुछ भ्रम है शेयर मार्केट में। अभी एक और भ्रम है, आइए उसको देखते हैं कि इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट विल मेक यू अ मिलेनियर ओवरनाइट। लोगों को ऐसा लगता है, लोग ये इसे भ्रम नहीं कहेंगे, यहाँ लिखा भी है कि इट इज अ डिजायर ऑफ नोविस इन्वेस्टर्स रादर देन मिथ। यह एक मिथ नहीं है, यह एक भ्रम नहीं है, बल्कि जो नए इन्वेस्टर मार्केट में एंटर होते हैं उनका डिजायर होता है, बर्निंग डिजायर होता है कि आज पैसा मैंने लगाया और कल ही ये डबल हो जाएगा। आज लगाया, कल से यहाँ पे प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा, रातों रात में करोड़पति बन जाऊंगा। ठीक है, तो भ्रम नहीं है, यह डिजायर है। लेकिन समझने की बात है कि शेयर मार्केट बिजनेस है। जस्ट थोड़ी देर पहले हम लोगों ने एक मिथ को बस्ट किया था कि शेयर मार्केट गैम्बलिंग नहीं है, कसिनो नहीं है, शेयर मार्केट प्योर बिजनेस है। और जब बिजनेस है तो आप खुद सोचिए कि जब आप कोई बिजनेस सेटअप करते हैं तो कितना टाइम लगता है उस बिजनेस से प्रॉफिट अर्न करने में। कोई ऐसा बिजनेस तो है नहीं कि आज डाला और कल से ही प्रॉफिट आना शुरू हो गया। स्टार्टिंग में आपको कितना टाइम, कितना एफर्ट, कितना मनी इन्वेस्ट करना होता है, एडवर्टीजमेंट करना होता है, कस्टमर क्रिएट करना पड़ता है, ब्रांड क्रिएट करना पड़ता है। टाइम जब आप देते हैं तब 6 महीने, साल भर बाद वहां से प्रॉफिट आना शुरू होता है। तो इस बात का ध्यान रखिए कि शेयर मार्केट को बिजनेस की तरह ट्रीट कीजिए, इसे कसीनो की तरह ट्रीट नहीं कीजिए। अगर आप कसीनो की तरह ट्रीट करेंगे तो आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है, चल गया तो 10 गुना, नहीं चला तो सब जीरो। और बिजनेस की तरह ट्रीट करेंगे तो यहाँ से रेगुलर इनकम आएगा, स्टेबल इनकम आएगा। ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन हाँ रेगुलर और स्टेबल होगा। तो ये कुछ मिथ है शेयर मार्केट के रिगार्डिंग। आई होप कि उन सभी मिथ को बस्ट करने में मैं सफल सिद्ध हुआ होऊंगा। अब आइए 2 कोटेशन जानते हैं
मुझे लगता है कि जब हम लोग नई चीज की शुरुआत कर रहे हैं तो ये दो कोटेशन खास करके शेयर मार्केट के पर्सपेक्टिव से और शेयर मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाला है। पहला है कि यू डोंट नीड, सॉरी मैं कलर चेंज कर लेता हूं, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। इसका क्या मतलब है? कई लोग ऐसा सोचते हैं ना, गाड़ी तो खरीद लेंगे लेकिन कहेंगे कि मैं अपनी गाड़ी उसी दिन बाहर निकालूंगा जिस दिन शहर के सारे ट्रैफिक लाइट ग्रीन होंगे। कहने का मतलब कि वो लोग कुछ काम करने के लिए कुछ ऐसी परिस्थिति का, कुछ ऐसे टाइम का वेट करते हैं कि सारी की सारी परिस्थितियां अनुकूल हों तब मैं ये काम करूंगा। प्रैक्टिकल बात है, कभी भी परिस्थितियां 100% आपके अनुकूल नहीं रहेंगी। कुछ ना कुछ परिस्थितियां प्रतिकूल रहेंगी ही रहेंगी और आपको एडजस्ट करके उसी में शुरुआत करना पड़ेगा। तो यही बात यहां बताया गया है कि यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट। अगर आप किसी काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो जरूरी नहीं है कि आप ग्रेट हैं, यानी कि परिस्थितियां सब कुछ अनुकूल हो, आप एक बेटर सिचुएशन में हो तभी आप किसी काम की शुरुआत करें। बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। लेकिन हाँ, अगर आप ग्रेट बनना चाहते हैं, एक बेटर सिचुएशन में पहुंचना चाहते हैं, तो आपको स्टार्ट तो करना पड़ेगा। और चाहे जब भी आप स्टार्ट करिए, अक्सर ही लोग सोचते हैं ना कि जिम शुरू करते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, और हर काम को करने के लिए सोचते हैं कि अच्छा ये हो जाएगा तो कर लूंगा, वो हो जाएगा तो कर लूंगा, और ये हो भी जाता है तो पता चलता है कि कोई नई सिचुएशन सामने आ गई है। तो ये प्रतिकूल परिस्थितियां लाइफ में लगी रहती हैं, ये प्रैक्टिकल सी बात है। तो करना क्या है कि जहां है, जिस सिचुएशन में है, वहीं से थोड़ा सा जज्बा जगाइए, पैशन जगाइए, लगन जगाइए और सीखना शुरू करिए। परिस्थितियां 100% कभी भी अनुकूल नहीं होंगी, कुछ ना कुछ परिस्थितियां प्रतिकूल रहेंगी। तो आई होप इसका मीनिंग आप लोग समझ गए। क्योंकि हम लोग भी एक नए कोर्स की शुरुआत कर रहे हैं तो ये कोटेशन मोटिवेटेड रखेगा कि यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। और दूसरा, ये भी समझिए कि बहुत ज्यादा यूजफुल कोटेशन होने वाला है कि नेवर अंडर एस्टिमेट द इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्टेप्स। अगर कहीं पे डेवलपमेंट हो रहा है, भले ही उसका मैग्नीट्यूड कितना भी छोटा हो, लेकिन अगर वो डेवलपमेंट रेगुलर बेसिस पे कंसिस्टेंट हो रहा है ना, छोटा ही हो रहा है, होने दीजिए। ठीक है, उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट करने की आवश्यकता नहीं है। आप इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि दो पर्सन है, दोनों ने आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए सीढ़ी तैयार किया। पहले पर्सन ने क्या किया कि बड़े बड़े स्टेप वाले सीढ़ी तैयार किए, ये सोच करके कि स्टेप्स बड़े बड़े रहेंगे तो मैं जल्दी आसमान की ऊंचाइयों पे पहुंच जाऊंगा। और ये दूसरा पर्सन है, इसने भी सीढ़ी तैयार किया छोटे छोटे स्टेप्स वाला, तो ये धीरे धीरे छोटे छोटे कदमों से ऊपर चढ़ना शुरू किया और अपनी मंजिल के पास पहुंच भी गया। और वहीं दूसरा, पहला पर्सन जिसने बड़े बड़े स्टेप्स वाली सीढ़ियां बनाई थी, वो बेचारा पहला कदम, पहला स्टेप भी नहीं चढ़ पाया। तो कहने का मतलब कि हम लोगों का भी जो कोर्स है वो एक एक करके, एक एक कदम करके आगे बढ़ते चलेगा। मुझे अपनी तरफ से कोई जल्दबाजी नहीं है कोर्स खत्म करने की। मुझे ये एश्योरेंस चाहिए, मैं ये इंश्योर करना चाहता हूं कि मैं जो बताना चाहता हूं वो आप लोग समझ गए। जब आप लोगों का कोई डाउट नहीं होगा तब हम लोग अगले टॉपिक में एंटर करेंगे। तो इस प्रेजेंटेशन को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, क्लास में यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। शुभ रात्रि, जय हिंद।